उसके जहन में सवालों का तूफान उठ गया, लेकिन उस वक्त नूर का बुखार ज्यादा था, सकीना की थकान ज्यादा थी, इसलिए उसने चिट्ठी बिस्तर के नीचे रख दी। अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा, उसने बस इतना कहा। बारिश की बूंदें छत पे गिरती रहीं और रहीम के दिल में पहली बार लगा शायद तकदीर का पहला दरवाजा खुलने वाला है। सुबह का वक्त था। रात भर की बारिश ने जमीन को गीला कर दिया था। गांव के नीम और पीपल के पेड़ों से पानी की बूंदें भी टपक टपक कर गिर रही थी। रहीम ने चिट्ठी को फिर से खोला। लफ्ज गीले होने की वजह से थोड़े बह गए थे, लेकिन उनकी सख्ती अब भी वैसे ही थी। हाजी अब्दुल करीम की वसीयत, रहीम ऐसवां करीम को शहर बुलाया जाता है। रहीम ने अपनी पत्नी सकीना की तरफ देखा। सकीना रोटी बेल रही थी। उसकी आंखों के नीचे थकान का गहरा साया था। नूर, छोटी सी नूर, अभी तक बुखार में सुलगती हुई थी। रहीम ने धीरे से कहा, लगता है सकीना ये चिट्ठी कोई बड़ा राज लेकर आई है। पता नहीं कौन था ये हाजी अब्दुल करीम, और उसने मेरा नाम क्यों लिखा। सकीना ने बेलन रख दिया। उसने चुपचाप रहीम की तरफ देखा और फिर बहुत नरमी से बोला, जो भी है अल्लाह का काम है, शायद कोई नई राह खुलने वाली है। उसकी आवाज में उम्मीद भी थी और डर भी। गरीब लोगों के लिए हर नई खबर एक साथ खुशी और खौफ दोनों लेकर आती है, क्योंकि उनकी जिंदगी में अक्सर नई बातें या तो रोजी ले जाती हैं या रोटी। रहीम ने फैसला किया कि शहर जाना होगा, लेकिन उससे पहले उसने सोचा वो पुरानी पोटली जो जंगल में मिली थी उसका राज भी देख ले। शायद दोनों बातों का कुछ ना कुछ रिश्ता हो। दोपहर तक आसमान साफ हो गया था। मिट्टी से निकलती खुशबू और पेड़ों से टपकती बूंदें गांव की हवा को एक नया रंग दे रही थी। रहीम अपनी कुल्हाड़ी कंधे पे डाले उस जगह फिर गया जहां पोटली मिली थी। पोटली अब भी वहां थी, बारिश से भीगकर और भी भारी हो गई थी। रहीम ने उसे उठाया, धूल हटाई और धागा खोला। अंदर एक छोटा सा कागज था, पुराना लेकिन मोहर लगी हुई। साथ में 2 पुराने सिक्के, एक छोटी तस्बीह और लकड़ी का एक छोटा सा खंजर, जैसे किसी के बाप दादा की याद हो। कागज पर लिखा था, ये अमानत जिसे मिले वो हवेली जर पर लौटा दे, उसका हक उसके ईमान से पहचाना जाएगा। रहीम ने सोचा, हवेली जर, अरे ये तो वही पुरानी हवेली है जहां कभी शहर के जमींदार रहते थे, जो वीरान है। शाम होते होते रहीम पोटली लेकर वहां पहुंचा। हवेली के अंदर हवा की चीख सुनाई देती थी, जैसे दीवारें भी अपना दर्द सुना रही हों। दरवाजा आधा खुला था। अंदर से एक बूढ़ी आवाज आई, कौन? रहीम ने धीरे से कहा, अमानत लौटाने वाला। दरवाजा खुला। एक बूढ़ी औरत सामने थी, चेहरे पे उम्र की लकीरें, आंखों में धुंध, लेकिन आवाज में एक ऐसी सख्ती जैसे जिंदगी के सब इम्तिहान देकर अब कोई डर बाकी ना हो। रहीम ने पोटली दी और बोला, जंगल में मिली थी, शायद आपकी है। बूढ़ी औरत ने पोटली खोली। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये मेरे शौहर की अमानत थी, अल्लाह तुम्हें बरकत दे बेटा। तुम्हारा नाम? रहीम, रहीम ऐसो करीम, उसने जवाब दिया। ये नाम सुनते ही बूढ़ी औरत एक पल के लिए रुक गई। उसने रहीम को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे पुराने दिनों की कोई तस्वीर उसके जहन में अभी अभी जिंदा हुई हो। करीम, अब्दुल करीम, उसने धीरे से कहा। जी, मेरे बाप का नाम करीम था, लेकिन हाजी अब्दुल करीम, ये नाम तो पहली बार सुना है। रहीम ने हैरान होते हुए कहा। बूढ़ी औरत, जिसका नाम जुबैदा खातून था, ने एक लम्हे की खामोशी के बाद कहा, बेटा तुम्हें पता भी नहीं, तुम्हारे बाप ने एक ऐसी वसीयत छोड़ी है जो सिर्फ एक अमानत नहीं बल्कि एक इम्तिहान है। शहर जाना पड़ेगा तुम्हें, वहां तुम्हें सच भी मिलेगा और दुश्मन भी। उसने पुराने अलमारी से एक और कागज निकाला, वही वसीयत का दूसरा हिस्सा। इसमें लिखा है, जो भी रहीम होगा उसका हक शहर की हवेली और खेतों पर है। लेकिन रहीम ने बेचैनी से पूछा। जुबैदा खातून ने गहरी सांस ली। लेकिन सरकारी लोग, लालची रिश्तेदार और कुछ ऐसे चेहरे जो मुस्कान के पीछे जख्म छुपाते हैं, वो नहीं चाहते कि यह हक तुम तक पहुंचे। रहीम के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी आंखों के सामने नूर का बुखार, सकीना का थका हुआ चेहरा और अपने बाप का पुराना कुल्हाड़ी वाला साया सब घूम गया। मैं जाऊंगा, रहीम ने सीधे लफ्जों में कहा। अगर यह अल्लाह का फैसला है तो मैं डरूंगा नहीं। बूढ़ी औरत ने उसके सिर पे हाथ रखा। बेटा, यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन जो सच का साथी है वो कभी अकेला नहीं पड़ता। उस वक्त हवेली के बाहर से घोड़ों की चाप और सरकारी जूतों की थपथप सुनाई दी। फॉरेस्ट गार्ड रघुबीर अपने आदमियों के साथ वहां आ गया।
वाह रहीम, सुनने में आया है कि तुम्हारे बाप ने जमींदारी छोड़ी है, लेकिन हमारे कानून के मुताबिक ये सब सरकारी जमीन है। तुम चाहो तो हम सेटलमेंट करा सकते हैं, थोड़ा हिस्सा हमें भी दे देना। रहीम ने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए कहा, जमीन का नहीं, ईमान का सेटलमेंट होता है रघुबीर, और ईमान बिकता नहीं। रघुबीर हंसा। ठीक है, देखते हैं कैसे बचता है तेरा ईमान। उस रात रहीम घर लौट आया। सकीना ने पूछा, क्या हुआ? रहीम ने बस इतना कहा, कल से तकदीर का असली इम्तिहान शुरू होगा सकीना। शायद गरीब लकड़हारे का किस्मत का दरवाजा खुलने वाला है या बंद होने वाला है। बारिश फिर से शुरू हो गई। नूर का बुखार कुछ कम हुआ था, लेकिन रहीम के दिल में सवालों का तूफान और तेज हो गया था। अगले दिन सुबह वो शहर के लिए निकलने वाला था। सुबह का वक्त था। पहाड़ों के ऊपर से गिरती धुंध और नीम के पत्तों पर जमती शबनम ने गांव के सारे रंग को एक ठंडी खामोशी से भर दिया था। रहीम अपनी पुरानी कुल्हाड़ी को चूल्हे के पास रखकर तैयार हो रहा था। सकीना ने उसके लिए एक पुराना झोला बांधा। उसमें एक रोटी, थोड़ा सा गुड़ और एक छोटा लोटा पानी का। नूर अभी भी बुखार से लाल था, लेकिन सकीना के चेहरे पर एक अजीब सी उम्मीद थी। देखो रहीम, उसने धीरे से कहा, शहर जा रहे हो, वहां की दुनिया अलग होती है, हमारे गांव की तरह सीधी नहीं। रहीम ने बस एक बार सकीना की तरफ देखा और फिर नूर के माथे को छूकर कहा, अल्लाह सब बेहतर करेगा। वापस आऊंगा तो नूर की दवा और जिंदगी दोनों लेकर आऊंगा। उसने झोला कंधे पे डाला और निकल पड़ा। गांव से शहर का रास्ता लंबा था। मिट्टी के रास्ते, बीच बीच में खेतों की हरियाली, कहीं कहीं तालाब के पास खड़े बगुले और रास्ते में मिलते मुसाफिर। कोई बाजार जा रहा था, कोई सगाई में, लेकिन रहीम के दिल में एक ही बात चल रही थी, हाजी अब्दुल करीम कौन थे और उन्होंने मेरा नाम अपनी वसीयत में क्यों लिखा? 2 घंटे बाद रहीम एक छोटे कस्बे तक पहुंचा जहां से शहर के लिए बैलगाड़ी मिलती थी। चलो भाई शहर चलो, एक गाड़ीवान ने आवाज दी। रहीम उस गाड़ी में चढ़ गया। बाकी लोग भी थे, एक व्यापारी जो कपड़े बेचने जा रहा था, 2 गांव के किसान और एक बूढ़ी औरत जो अपने बेटे के घर जा रही थी। सफर के दौरान सब बातें करते रहे, लेकिन रहीम ज्यादा चुप रहा। बस कभी कभी जब कोई पूछता तब कहता, शहर में एक काम है। शाम तक जब शहर का पहला मंजर दिखा, ऊंचे मीनार, बड़ों की हवेली और बाजार का शोर, तो रहीम के दिल में हल्का सा डर भी था और एक अजीब सी उम्मीद भी। काजी साहब का दफ्तर शहर के पुराने चौक में था। बड़े बड़े दरवाजे, दीवार पे लटकता एक पुराना घंटा और अंदर एक बड़ा सा आंगन जहां लोग अपने काम के लिए इंतजार कर रहे थे। रहीम ने पहली बार शहर का ऐसा मंजर देखा। गांव के आम दिनों की खामोशी के बाद यह शोर उसके लिए नया था। उसने एक पियोन से पूछा, भाई काजी साहब से मिलना है, नाम रहीम ऐसो करीम। पियोन ने दफ्तर के अंदर देखा और बोला, रुको, बुलाया जाएगा। कुछ देर बाद एक बड़ा सा दरवाजा खुला और अंदर से आवाज आई, रहीम ऐसो करीम, अंदर आओ। रहीम अंदर गया। एक बड़े से तख्त पर काजी साहब बैठे थे, उम्र 50 के ऊपर, चेहरे पे सख्ती, आंखों में गहराई। उनके पास 2 और लोग बैठे थे, एक वकील टाइप का आदमी और एक मोहरें लगाने वाला क्लर्क। काजी साहब ने रहीम को देखा और सीधा सवाल किया, तुम करीम के बेटे हो? जी, लेकिन मेरे बाप का नाम सिर्फ करीम था। हाजी अब्दुल करीम? ये तो पहली बार सुना है, रहीम ने सीधा जवाब दिया। काजी साहब ने अपने क्लर्क को इशारा किया। क्लर्क ने एक पुरानी फाइल खोली। उसमें एक कागज था पुरानी मोहर के साथ। ये हाजी अब्दुल करीम की वसीयत है, काजी साहब ने कहा। इसमें लिखा है कि उनके मरने के बाद जो भी उनका असली वारिस होगा, उसे उनकी जमीन, उनका मकान और उनके नाम का हक दिया जाएगा, और इसमें तुम्हारा नाम है। रहीम के पैर एक पल के लिए जमीन में गड़ गए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं तो उन्हें जानता भी नहीं, उसने हैरानी से कहा। काजी साहब ने ठंडी सांस भरी। हाजी अब्दुल करीम ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में यह बताया था कि उनका एक बेटा गांव में रहता है, गरीब लकड़हारा, जिसका नाम रहीम है। शायद तुम्हारे बाप ने तुमसे कुछ छुपाया हो। रहीम के जहन में तूफान था। उसने सोचा, अगर ये सच है तो मेरे बाप ने मुझे क्यों नहीं बताया? तभी वकील टाइप आदमी बोला, लेकिन एक बात और है, जमीन और मकान का हक तब मिलेगा जब तुम ये सब दुश्मनों से बचा पाओगे, क्योंकि कुछ लोग ये सब अपने नाम करना चाहते हैं। उनका कहना है कि तुम नकली वारिस हो। वकील ने सीधा जवाब नहीं दिया। वो लोग ताकतवर हैं, उनके पास पैसा भी है, सिफारिश भी। तुम्हारे पास क्या है?
रहीम ने अपनी खुरदुरी उंगलियों को देखा जो साल दर साल सिर्फ लकड़ी काट काट कर सख्त हो गई थी। फिर उसने एक लंबे सांस के बाद कहा, मेरे पास सच है और अल्लाह का नाम। काजी साहब ने उसकी तरफ देखा, फिर तैयार हो जाओ, आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। वसीयत का असली कागज तुम्हें कुछ दिन बाद दिया जाएगा, तब तक अपनी जान और इज्जत दोनों संभाल कर रखना। रहीम ने हाँ में सिर हिला दिया। उस रात रहीम शहर के एक छोटे से सराय में रुका। कमरे की दीवार पे एक पुराना चिराग जल रहा था। बाहर से घोड़ों की चाप और बाजार का शोर अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। रहीम ने अपनी झोला खोला। उसमें रोटी का आधा टुकड़ा बचा था। उसने एक बाइट लिया, लेकिन जहन में अब भी सवालों का तूफान था। कौन थे ये हाजी अब्दुल करीम? सच में मैं उनका बेटा हूं? और ये ताकतवर लोग कौन हैं जो मुझे ये हक नहीं लेने देना चाहते? उसने सोचा, सुबह से शहर की गलियों में जाएगा, लोगों से बात करेगा, अपने बाप के बारे में सब जानेगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कल का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान लेकर आने वाला है। सुबह का वक्त था। शहर की गलियों में पहली रोशनी ने धूल और धुंध को एक तरफ सरकने पर मजबूर कर दिया था। बाजार की चाबुक आवाजें अभी तक पूरी तरह से जागी नहीं थी। एक आदमी दूध के मटके ले जा रहा था, कोई चबूतरे पे बैठकर बीड़ी पी रहा था, कुछ बच्चे स्कूल के रास्तों पर भाग रहे थे। रहीम ने सराय के छोटे से कमरे का दरवाजा खोला। रात भर उसने ज्यादा नींद नहीं ली थी। वसीयत का राज उसके जहन में एक बोझ की तरह था, लेकिन सबसे बड़ा बोझ वो था जो उसने पहली बार शहर के दफ्तर में सुना। कुछ लोग चाहते हैं कि यह हक तुम तक ना पहुंचे। उसने एक रोटी का टुकड़ा खाया, लोटा का पानी पिया और चूल्हे के बुझे राख को पैर से हिलाकर छोड़ा। फिर काजी साहब के दफ्तर की तरफ चला, क्योंकि उसने फैसला किया था कि पहले अपने बाप हाजी अब्दुल करीम के बारे में पूरी सच्चाई जान लेगा। शहर का पुराना दफ्तर, जिसे लोग सरकारी कलम कहते थे, वहां के क्लर्क ने पुरानी फाइल्स की अलमारी दिखाई। मिट्टी से ढके हुए कागजों के बीच एक फाइल थी, हाजी अब्दुल करीम वर्सेस सरकारी दफ्तर, वसीयत और जमीन। रहीम ने जब वो फाइल खोली तो पहला झटका उसे तब लगा जब उसने देखा कि उसके बाप की जमीन पर अब एक बड़े सेठ मूलचैंड का कब्जा है। फाइल में लिखा था कि करीम ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में कोर्ट के जरिए सब हक अपने असली वारिस के नाम करने की अर्जी दी थी, लेकिन उनके मरने के बाद कागज गायब कर दिए गए। गायब मतलब? रहीम ने क्लर्क से पूछा। क्लर्क ने धीरे से कहा, बेटा, यह शहर है, यहाँ कागज भी पैसा देखकर चलने लगते हैं। सेठ मूलचैंड बड़े ताकतवर आदमी हैं। उस वक्त के गार्ड और कुछ सरकारी लोग मिल गए। अगर ये वसीयत सच में तेरे हाथ लग गई तो उनका सारा ख्वाब टूट जाएगा। रहीम का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, तो ये लड़ाई सिर्फ कागजों की नहीं, सच और झूठ की है। तभी एक आदमी ने दफ्तर के बाहर से रहीम को देखा और सीधा उसके पास आया। सफेद कपड़े, तेज आंखें और होंठों पे एक ठंडी मुस्कान। तुम रहीम हो? उसने पूछा। मैं सेठ मूलचंद का आदमी हूं। सेठ जी कह रहे थे तुमसे बात करनी है। रहीम ने उसकी आंखों में देखा। आंखों के अंदर एक ऐसी चमक थी जो सिर्फ पैसा और पावर वाले लोगों की होती है। आदमी मुस्कुराकर बोला, देखो, यह शहर का काम है, खामखा लड़ाई क्यों? सेठ जी कह रहे हैं ये जमीन वमीन का चक्कर छोड़ो, हम तुम्हें 2000 रुपए देंगे, वापस गांव चले जाओ। सेठ मूलचैंड ने कोर्ट में अर्जी डाली है कि रहीम नकली वारिस है और वसीयत का कागज झूठ है। केस अब शहर के फैसला गाह तक जाएगा। रहीम चुप रहा। उसके पास ना वकील था ना पैसा, बस एक सच था और अल्लाह का नाम। शाम को जब वो सराय वापस आया तो देखा उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। अंदर सारी चीजें बिखरी हुई। उसका झोला फटा हुआ, रोटी जमीन पे पड़ी और वो चिट्ठी जिसने उसे शहर बुलाया था वो गायब थी। रहीम के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये काम सेठ के आदमियों का है, उसने सोचा। उस रात उसने नींद नहीं ली। कमरे के कोने में बैठकर बस इतना सोचता रहा कि शहर की इस जंग में वो अकेला है या अल्लाह सच के साथ है। सुबह जब काजी साहब के दफ्तर गया तो उन्होंने कहा, रहीम, तुम्हें एक गवाह चाहिए, कोई जो ये सब सच्चाई कोर्ट में बता सके, वरना सेठ मूलचैंड पैसा और ताकत से फैसला अपने पक्ष में कर लेगा। गवाह? रहीम ने सोचा। फिर उसके जहन में एक चेहरा उभरा, जुबैदा खातून का, वही बूढ़ी औरत जो हवेली एजर में रहती थी। उसने कहा था, तुम्हारे बाप की अमानत मेरे पास थी। रहीम सीधा हवेली एजर की तरफ भागा। बूढ़ी औरत ने उसकी बात सुनी। उसने अलमारी से एक और पुराना कागज निकाला,
इस पर हाजी अब्दुल करीम के हस्ताक्षर थे। बेटा, उसने कहा, ये कागज तुम्हारे बाप ने मुझे दिए थे। कहना था कि जब वक्त आएगा ये असली गवाही देंगे। शायद अल्लाह का फैसला अब लिखने का वक्त आ गया है। रहीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कागज अपने सीने से लगाया और कहा, यह कागज नहीं, मेरी इज्जत का चिराग है। लेकिन जैसे ही वो हवेली से बाहर निकला, कुछ लोगों ने उसका रास्ता रोका, हाथ में लाठियां, चेहरे पे नकाब। रहीम, वो कागज हमें दे दो, एक ने धमकी दी। रहीम ने कागज को अपनी छाती से और जोर से लगाया। ये मेरे बाप की अमानत है, जान ले लो, लेकिन ये कागज नहीं मिलेगा, उसने पुकार कर कहा। फिर एक लाठी उसके कंधे पर पड़ा, खून निकला। रहीम गिरा, लेकिन कागज को सीने से छोड़ा नहीं। उस वक्त हवेली अजहर के अंदर से जुबैदा खातून चिल्लाई, पुलिस, पुलिस बुलाओ। लोग भाग गए। रहीम जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसका हाथ अब भी कागज पर था। उसने अपने खून से कागज को भी लाल कर दिया, लेकिन कागज छोड़ा नहीं। शाम तक यह खबर शहर भर में फैल गई। लकड़हारा रहीम पर हमला, वसीयत का कागज बच गया। काजी साहब ने पुलिस बुलाई, लेकिन सब जानते थे कि सैथ मूलचंद के आदमियों का हाथ था। सैथ खुद कोर्ट में कह रहा था, यह सब नाटक है, कागज भी झूठ है, गवाही भी। लेकिन अब फैसला गाह तय थी। 1 हफ्ते बाद केस लगेगा और उस दिन पूरे शहर की नजर इस फैसले पर होगी, लकड़हारा रहीम वर्सेस सैथ मूलचंद। शहर का माहौल गर्म था। हर गली, हर चौराहा एक ही बात कर रहा था, लकड़हारा रहीम और सैथ मूलचंद का फैसला। काजी साहब ने अगले जुम्मे को केस की तारीख रखी थी। रहीम अपने सराय के छोटे से कमरे में बैठा था। कंधे का जख्म अभी तक दर्द कर रहा था, लेकिन उसके सीने से लगाए कागजों की फाइल उसके लिए किसी ताबीर से कम नहीं थी। सकीना का खात उस दिन आया, रहीम, नूर का बुखार अब उतर गया है। हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तुम्हें इज्जत और हक दोनों दे। खात पढ़ते वक्त रहीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, यह लड़ाई सिर्फ कागजों की नहीं, मेरी बेटी के मुस्तकबिल की है। शहर के बाजार में सेठ मूलचंद के आदमी अफवाह फैला रहे थे, रहीम तो सिर्फ एक नौटंकी कर रहा है, सैथ जी के पास कागजों का असली सबूत है। दूसरी तरफ जुबैदा खातून लोगों को बताती, रहीम का बाप ईमानदार था, वसीयत असली है, ये लड़ाई सच और झूठ की है। एक तरफ पैसा था, ताकत थी, सिफारिश थी। दूसरी तरफ एक लकड़हारा था जिसके पास बस अल्लाह का नाम था और अपने बाप का सच। फैसले से एक दिन पहले सैथ मूलचंद खुद रहीम के पास आया। देखो रहीम, उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अब भी वक्त है, फैसले से पहले सेटलमेंट कर लो, जमीन और हवेली छोड़ दो, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। रहीम ने सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, मेरे बाप का हक मैं पैसों के लिए नहीं बेचूंगा। तुम्हारी ताकत शहर की गलियों तक है, लेकिन अल्लाह का फैसला जमीन और आसमान दोनों पे होता है। सेठ मूलचंद की मुस्कान एक पल के लिए फिसली। सोच लो रहीम, उसने धीरे से कहा, अगर फैसला तुम्हारे खिलाफ गया तो तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, ना पैसा, ना जमीन, ना इज्जत। रहीम ने सख्ती से जवाब दिया, इज्जत वही रखता है जो ईमान नहीं बेचता। सैथ चला गया। उसके चेहरे पे एक ऐसी खामोशी थी जो आने वाले तूफान का इशारा कर रही थी। शाम को जुबैदा खातून रहीम से मिलने आई। बेटा, उसने कहा, कल का दिन आसान नहीं होगा। सैथ के पास पैसा है, वकील है, गवाह भी खरीद लेगा, लेकिन सच कभी छुप नहीं सकता। मैं कल गवाही देने आऊंगी। रहीम ने उनके पैर छुए। आपकी दुआ मेरे साथ है तो मुझे डर नहीं। उस रात शहर की हवा में एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे फैसले से पहले कौन सा तूफान आने वाला हो। जुम्मा का दिन था। शहर के फैसलागाह के बाहर भीड़ थी। एक तरफ सेठ मूलचंद अपने वकील के साथ था, दूसरी तरफ रहीम अपनी पुरानी कुर्ता पजामा और कंधे पे जख्म के साथ खड़ा था। काजी साहब आए। कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई। सैथ के वकील ने पहला वार किया। जनाब काजी, ये रहीम सिर्फ एक ड्रामा कर रहा है। वसीयत के कागज झूठ हैं। सेठ मूलचंद सालों से जमीन को संभालते आए हैं। ये आदमी सिर्फ लालच में आया है। रहीम चुप रहा। उसने सोचा, सब्र, अल्लाह का नाम लेना है। फिर रहीम की तरफ से जुबैदा खातून खड़ी हुई। उन्होंने अपने हाथ में वो असली कागज उठाए जो हाजी अब्दुल करीम ने दिए थे। जनाब काजी, उनकी आवाज में सालों का बोझ था, ये कागज मैंने अपनी आंखों से हाजी अब्दुल करीम के हाथ से लिए हैं। उन्होंने कहा था, मेरा असली वारिस मेरा बेटा रहीम होगा।
उसका हक कोई नहीं छीन सकता। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। सैथ मूलचैंड के वैसे वकील ने कागजों की जांच करने की मांग की। काजी साहब ने कागज मोहरें लगवा के देखे, सब असली निकले। सेठ गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, मैं गवाह लाया हूं जो कहेगा कि रहीम झूठा है। एक आदमी आया जो पैसों के लालच में गवाही देने लगा, लेकिन उसकी आंखों की घबराहट सब कुछ कह रही थी। काजी साहब ने सख्ती से कहा, गवाह खरीदने से सच नहीं छुप सकता सेठ जी। 2 घंटे की कार्रवाई के बाद काजी साहब ने फैसला सुनाया। वसीयत के कागज असली हैं, जमीन, हवेली और सारा हक लकड़हारा रहीम का है। सैथ मूलचैंड और उनके आदमी झूठी गवाही और धमकी के दोष में दोषी ठहरे जाते हैं। कोर्ट में अल्लाहू अकबर के नारे गूंज उठे। रहीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर्फ इतना कहा, शुक्रिया अल्लाह। सेठ मूलचंद का चेहरा मिट्टी की तरह सफेद पड़ गया। पैसा और ताकत दोनों हार गए थे। फैसले के बाद रहीम गांव वापस आया। हवेली जरब उसके नाम थी, जमीन भी। लेकिन उसने सबसे पहले क्या किया? उसने नूर के इलाज का इंतजाम किया। सकीना के चेहरे पे सालों बाद सुकून की मुस्कान थी। गांव के लोग कहते थे, लकड़हारा रहीम अब सेठ रहीम बन गया। लेकिन रहीम के लिए यह सिर्फ दौलत का नहीं, ईमान का फैसला था। उसने हवेली का एक हिस्सा मदरसा बनवाया, जहां गांव के गरीब बच्चे पढ़ सकें। जुबैदा खातून के लिए एक छोटा सा मकान बनवाया, जहां वो अपनी बूढ़ी उम्र आराम से गुजार सकें। एक दिन कोई पूछ बैठा, रहीम भाई, आपको सबसे ज्यादा खुशी कब हुई? रहीम ने मुस्कुराकर कहा, जब नूर ने पहली बार बिना बुखार के हंसी थी और जब अल्लाह ने दिखाया कि ईमान बिकता नहीं। सैथ मूलचैंड शहर छोड़कर चला गया। लोग कहते हैं पैसा हर बार नहीं जीत सकता। और रहीम, उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा, सब्र और सच की राह लंबी होती है, लेकिन मंजिल जरूर मिलती है। उसकी कहानी गांव के चौक पे लोगों को सुनाई जाने लगी। बच्चे कहते, ये वही रहीम है ना जो लकड़ी काट के रोटी कमाता था। अब देख, अल्लाह ने उसकी किस्मत बदल दी। रहीम बस इतना कहता, किस्मत अल्लाह के हाथ है।